नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका अध्याय 1 भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान के और हमारे जो आसपास जो वातावरण है उसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जुड़ी हुई सारी वीडियोस आपको मिल सके, और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। आइए बिना समय व्यर्थ करे हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा, हम सब लोग खेलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, ये खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता, मतलब हाथों से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम तय होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हें ही समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देश में यह सहमति आम तौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि जिस दस्तावेज में, जिस ऐसी एक किताब में या एक, और वो इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें हमारे सारे नियम लिखे होते हैं कि सरकार ने, राज्य ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, उसके क्या कर्तव्य है और किस प्रकार से समुदाय एक साथ रह सकता है, समाज के अंदर विभिन्न विभिन्न वर्ग के लोग इकट्ठा रह सकते हैं, उनके लिए जो नियम तय किए गए होते हैं वो सब उस दस्तावेज में लिखे होते हैं। उसको ही संविधान कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और धीमे धीमे समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो आइए हम अब अच्छे से शुरू करते हैं और हम पाठ के माध्यम से ही समझेंगे कि संविधान है क्या, है ना। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, एक प्रश्न है। और यहाँ पे एक चित्र है, तो चित्र पहले मैं आप थोड़ा चित्र के बारे में बता देता हूँ। ये संविधान सभा का चित्र है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आपको पता है कैबिनेट मिशन जो कि अंतिम मिशन था, और उसी के द्वारा ही 1946 में हमें ये संविधान सभा का गठन करने का अवसर मिल गया था। आपको ये भी पता है कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध था, मैंने अपनी और वीडियोस में बताया है। और उसमें जो था कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब लोग कूदे पड़े थे और ब्रिटेन वहाँ पे पहले ही टूटा पड़ा था और हमें अच्छा अवसर था कि हम अपना संविधान बनाए और अपना देश उनसे आज़ाद कर ले। किन लोगों से? अंग्रेजों से, ब्रिटिश हुकूमत से। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 में नवंबर
से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। 150 सालों की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेहरू जी दिख रहे हैं आपको, है ना, और ये संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। तो आपको एक चीज तो पता लग गई कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आपको पता लग गई कि जरूरी नहीं है कि सबके अगर अपने पास उनके संविधान है तो वो लोकतांत्रिक देश है। भैया संविधान तो नियम, रूल बुक है ना एक तरीके से, जिसमें सारे अधिकार, कानून, कर्तव्य ये सब लिखे गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक लोकतांत्रिक देश के ही हो, वो एक दूसरे संघात्मक देश, थोड़े जो अन्य प्रकार के देश हैं। ठीक है, आजकल तो सभी लोकतांत्रिक देश ही हैं, लेकिन अन्य प्रकार के देश भी हो सकते हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, मतलब हमारा समाज कैसा हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय हैं, आपको पता है हर तरीके के समुदाय हैं, अलग अलग लोग रहते हैं देश में। उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियम का एक ऐसा कानून होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ, मतलब एक साथ एक समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है ये। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं और 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। अब देखो यहाँ पे राजतंत्र हो गया एक तरीके से, है ना, सेना की मदद से। फरवरी यहाँ पे नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाली जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी, ये भी एक प्रश्न है। तो आप बता सकते हो कि भाई जब एक जनता के ऊपर इतना अत्याचार होता है, उसकी बातें नहीं मानी जाती, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो वो क्या करेगी। उसको तो एक अच्छा संविधान चाहिए ना,
जिससे उनका जीवन अच्छा बन सके। संविधान हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वह ही सरकार को ये बताता है कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, और नागरिकों को भी बताता है। ये नहीं कि जो मन चाहे हम वो लोग वो कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है तो हम कहीं पे भी कोई भी हमने कुछ भी कर दिया, हम बोला था हमने तो यहाँ घूमेंगे, हम तो ऐसे ही घूमेंगे, हमारी मर्जी, हम तो यहीं कूड़ा डालेंगे, हमारी मर्जी, हम तो यहीं पटाखे जलाएंगे, ऐसा नहीं है। आज जैसे आज के टाइम पे आपको पता है कि अगर आप रात्रि में शोर शराबा करोगे तो आपको पुलिस आ जाती है 2 मिनट में। तो इसलिए हम लोग, ये संविधान हमें नियम और कानून बताता है और हमारे ऊपर थोड़ा सा अंकुश भी लगाता है, और इससे क्या होता है कि सब लोगों की जो स्वतंत्रता और समानता बनी रहती है, ठीक है। तो और राज्य की भूमिका को ये बताता है। इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना, मैंने आपको बता दी है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां पे राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास ही रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हीं राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहते थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हमें अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आपको पता है कि लोकतंत्र में जनता ही जो सरकार होती है, जो सरकार को चुनती है, जो सरकार में जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे नेता, वह लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन राजतंत्र में तो आपको पता ही है, राजा ही सब कुछ है। तो इसलिए लोकतंत्र की आवश्यकता है और आज के वर्तमान के समय में सभी देशों में लोकतंत्र की मांग चल रही है। बहुत ही कम कुछ ही देश है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा। मुख्यतः सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में लोकतंत्र ही है और अलग अलग प्रकार का लोकतंत्र है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो शासन है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है। फिर भी इसी बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। देखिए, संविधान में मिल रहा है ना कि अगर किसी को सत्ता मिल गई तो वो अपनी मनमर्जी ना करे, तो संविधान में इसका उपाय है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट में देखा जा सकता है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है और सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? कौन बोलता है? अनिल बोलता है। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर कौन है? सुरेश है। श्रीमती राव के लौटने पर जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पे क्या है, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है, आप देख रहे हैं। और नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दूसरी जो स्थिति है उसके बारे में बात होगी। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए एक और जो कहानी है कि कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया। ठीक है, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों के हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहता है। हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों के बीच में था। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। उपरोक्त चित्र कथा पट में कौन लोग अल्पसंख्या में है, आप लिखोगे, बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनको नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। मतलब जो बहुमत जिसका होता है, जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, वो क्या करता है, जो थोड़े जिनके पास वोट नहीं होते हैं, जो लोग हार जाते हैं, उनके हितों को दबा देता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता का दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। तो यहाँ पे जो है संविधान क्यों होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है। और एक नई पटकथा के साथ में हम अगली वीडियो में इसको हम करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप आराम से पॉज करके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। और ये बहुत अच्छा पार्ट है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम हमेशा अपने जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन आंसर लेके आते ताकि बच्चों को हेल्प हो सके और लिखित रूप में उसको लिख सके। तो हमारे साथ आप बने रहिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों से। और अपने दोस्तों से जरूर पहुंचाइए। जो मदद आपको मिली, जो प्रकाश आपको मिला, ये प्रकाश आप अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो अंधेरे में है। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।